नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत वंश के अंतिम वंश लोदी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद में खिज़र खान ने सैयद वंश की स्थापना की और सैयद वंश के अंतिम शासक को हरा करके उसके बाद में बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह बना। लोदी भी एक जाति थी जो समानता की धारणा में अधिक विश्वास करती थी। बहलोल पहले सरहिंद का गवर्नर था और उसने कई लड़ाइयाँ अपने क्षेत्र में लड़ी थी। उसने जौनपुर के आसपास के क्षेत्रों को शासक बनने के बाद में जीता। उसने एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की थी। बहलोल लोदी के बाद में 1489 में उसका बेटा सिकंदर लोदी सुल्तान बना। बहलोल लोदी के बारे में यह कहा जाता है कि उसका जो राजत्व का सिद्धांत है वो समानों में प्रथम के विश्वास पर आधारित था, अर्थात वह शासक होते हुए भी अपने सभी जाति भाइयों को अपने बराबर मानता था। इसलिए वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वह अपने साथियों के साथ बराबर जाजम पर बैठा करता था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा जीवन दान प्रदान किया। सिकंदर लोदी वंश के शासकों में सबसे अधिक योग्य और समर्थ शासक था। उसने न केवल अपना साम्राज्य भारत के विभिन्न भागों में विस्तृत किया, बल्कि उसने सल्तनत के शासन और प्रशासन में भी कई मौलिक बदलाव किए। उसने 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 में से अपनी राजधानी बना लिया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उससे पहले आगरा का कोई अस्तित्व नहीं था। उसने जहाँ भी हिंदू राज्यों पर खास करके बुंदेलखंड और चंदेरी पर जब आक्रमण किए तो वहाँ कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया एक प्रकार का इस्लामिक कर है जो उन सभी गैर इस्लामिक लोगों को देना पड़ेगा जो इस्लामिक राज्य में रहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानता है फिर भी वह एक इस्लामिक राज्य में रहता है, उस व्यक्ति को जिम्मी कहा जाता है और उस जिम्मी को वहाँ रहने की एवज में जजिया देना पड़ता था। तो इस प्रकार से सिकंदर लोदी ने भारत पर जजिया पुनः आरोपित किया और ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया। इससे पहले ब्राह्मणों को इस कर से मुक्ति थी। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन वहां के राजा मान सिंह ने हर बार उसे पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सिकंदर लोदी एक बड़ा सैनिक शक्ति के रूप में तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका महत्व लोदी वंश के अन्य शासकों की तुलना में अधिक ही है। सिकंदर की जब मृत्यु हुई 1517 ईस्वी में, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी राजा बना। जब इब्राहिम लोदी राजा बना तो उसके कई प्रतिद्वंदी उसके साथ तैयार हो गए। जैसा कि मैंने बहलोल लोदी के समय आपको बताया कि वह कभी भी अपने साथियों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता था, उसको इक्वल समझता था, बराबर समझता था। सिकंदर लोदी ने उसमें कुछ बदलाव किए और यह प्रयास किया कि शासक या बादशाह या जो सुल्तान है उसका महत्व और गरिमा अन्य सरदारों की तुलना में अधिक है। इसलिए सिकंदर ने अपने परिजनों और सरदारों पर दबाव बनाने और उनको अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास लगभग नाकाम रहा। और जब इब्राहिम लोदी सुल्तान बना तो वो कई सरदार इसके खिलाफ हो गए। इसलिए इब्राहिम लोदी एक सफल शासक के रूप में इतिहास में नहीं जाना जाता है। उसने जौनपुर और अवध में
जो विद्रोह हुए थे, दरिया खान ने विद्रोह किए थे, उनका दमन कर दिया। लेकिन उसके समय में ही उसके चचेरे भाई दौलत खान लोदी ने भी विद्रोह कर लिया। वो पंजाब में था। इब्राहिम ने उसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो दौलत खान भाग करके चला गया और बुला कर ले आया बाबर को, जिसने भारत पर आक्रमण करके मुगल राजवंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी की जो लड़ाइयाँ हैं वो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के साथ में किए गए युद्ध हैं। राणा सांगा मेवाड़ का अत्यधिक शक्तिशाली शासक था और उसने अपनी सीमाएं दिल्ली तक पहुंचा दी थी। इसलिए इब्राहिम लोदी ने 1517 में सांगा के खिलाफ युद्ध किया, जो खातौली के निकट युद्ध हुआ, और उस खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा विजय हुए और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। वहीं एक वर्ष के बाद में इन दोनों के बीच में फिर से युद्ध हुआ। यह युद्ध बाड़ी का युद्ध कहा जाता है, जो 1518 ईस्वी में हुआ। बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और अंततः उसने मेवाड़ को जीतने का सपना ही छोड़ दिया। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी थोड़ा अलोकप्रिय हो गया और उसके चाचा आलम खान, जो कि पहले से काबुल गया हुआ था, उसने बाबर को बुलाया, और जब बाबर भारत की तरफ अभियान करने वाला था तब उसके भाई दौलत खान ने उसकी पूरी मदद की। तो जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, और उस लड़ाई में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार से 1526 ईस्वी आते आते भारत में सल्तनत का खात्मा हो गया और उसके स्थान पर एक नई राजवंश मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में लगभग 225 वर्षों के इतिहास में 5 राजवंशों के शासन को देखा, और बहुत उतार चढ़ाव वाला यह पूरा समय क्रम रहा था।